जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उनकी बात हम लोगों ने कर ली थी। आज हम बात करेंगे सीमावर्ती राजवंशों का जो उदय हुआ अभ्युदय हुआ, उसमें कौन कौन से राजवंश हैं, एक एक करके बात करेंगे और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात पाल वंश की कर लेते हैं। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था और इस वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। ठीक, और बात करें किस धर्म के अनुयायी थे, तो पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाता है कि गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक था उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है जिसका नाम ओदंतपुरी है। इसके बाद पाल वंश का सबसे महान शासक की बात करें तो वो धर्मपाल का नाम आता है और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ और राष्ट्रकूट वंश आप पढ़ चुके हैं। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। ठीक, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है और सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। इसके बाद ओदंतपुरी, अभी जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, ये बिहार में पड़ता है, के निकट बौद्ध मठ का निर्माण भी देवपाल ने कराया था। ठीक, देवपाल ने बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। इसके बाद जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक, तो ये कुछ बिंदु हैं। वैसे पेपर में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ना के बराबर, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्रम आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चीज़ें ध्यान में होनी ज़रूरी है। गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। ठीक, और ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि पूछा ही नहीं जाएगा, मान लो कभी कभार फंस गया, टकरा गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाल वंश के बारे में जितनी भी बिंदुवत ज़रूरी चीज़ें थी यहाँ पर हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे सेन वंश की। ठीक, तो सेन वंश क्या है, तो भाई सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसके बाद इसकी राजधानी नदिया, ठीक, लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। शासकों की बात हो गई है। और प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करें सेन वंश की तो विजय सेन का नाम सामने आता है और ये जो था वो शैव धर्म का अनुयायी। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। इसके बाद लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जयदेव, है ना, ये तो आप ध्यान में ही रखिएगा। पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। इसके बाद विजय सेन ने देवपाड़ा के प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, मतलब शिव के एक विशाल मंदिर की स्थापना की। तो ये मंदिर से संबंधित पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। तो यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हैं। और लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो पाल वंश की बात हो गई, सेन वंश की बात हो गई। अब लगे हाथ कश्मीर के राजवंश की भी बात कर लेते हैं। तो कश्मीर में देखिए, राज करने के कालक्रम के अनुसार ना हम 3 वंश पाते हैं। पहला है कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक, कश्मीर के राजवंश में यही 3 नाम सामने आते, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, तब हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। किसने की थी, ह्वेन सांग ने, कारकोट वंश। ठीक, जब दुर्लभ वर्धन का शासन था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें तो ललितादित्य मुक्तापीठ था और कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन से वंश का शासन हुआ, उत्पल वंश का शासन हुआ ना, क्रम याद करवाया था ना, कारकोट के बाद उत्पल, उसके बाद लोहार। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, अवंतीवर्मन था और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंतीवर्मन ने की थी।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई और उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किसका शासन हुआ? लोहार वंश का शासन हुआ। और लोहार वंश के संस्थापक की बात करें तो उसका नाम संग्राम राज था, जिसने इस वंश की स्थापना करी। और संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ और इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। भाई ये दूसरे हर्ष हैं, वो जो दान वाले दूसरे हर्ष थे, है ना। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और कश्मीर के इतिहास का वर्णन भी इसी में आता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। इसके बाद कामरूप का वर्मन वंश से भी पढ़ लेते हैं। तो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था और इसकी राजधानी प्राग्ञ ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। और इसी के साथ सीमावर्ती राज्यों का उदय था, जितने भी पाल वंश, सेन वंश, है ना, कारकोट, कश्मीर में जो 3 वंश आप लोगों ने पढ़े, ये सब कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे जो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति की, तो वो पढ़ेंगे और उसी के साथ आपका जो ये प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद फिर हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।